आकाश में एक गोल चांद चमक रहा था। उसी आकाश गंगा में मौजूद तारे टिमटिमा रहे थे। हरे पेड़ों का जंगल दिखाई दे रहा था। उसी जंगल के बीच से होकर अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर चुका था। हाईवे के किनारे एक सफेद मील का पत्थर दिखाई दे रहा था। उस पर एक नाम लिखा था, रायगढ़ 80 किलोमीटर। उसी मील के पत्थर पर एक कौवा आसमान से उड़कर नीचे आकर बैठ गया। कौवा सीधे सामने की ओर देख रहा था। कौवे की लाल लाल आंखें सामने अंधेरे में डूबा राजमार्ग देख रही थी। तभी हाईवे पर दूर से 2 हेडलाइटें चमकी और एक कार आगे आने लगी। यह एक 4 पहिया वाहन था। चालक की सीट पर एक 35 वर्षीय व्यक्ति बैठा था। उसका नाम ऋतिक था। उसकी पत्नी राजनंदा ऋतिक के बगल में बैठी थी और कार की पिछली सीट पर ऋतिक के बूढ़े पिता चंपक चाचा बैठे थे। उनके बगल में उनका 10 वर्षीय पोता रांडूनाथ बैठा था। कार हाईवे पर तेज गति से चल रही थी। ऋतिक दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी चला रहा था। रायगढ़ 80 किलोमीटर दूर है, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, ऋतिक ने कहा। तभी एक काला कौवा उड़कर कार के विंडशील्ड पर आया और उससे टकरा गया। इस अचानक हुई कार्रवाई के कारण ऋतिक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया। कार डगमगाने लगी, कभी बाएं ओर मुड़ती तो कभी दाईं ओर। ऋतिक ने गाड़ी के ब्रेक दबाए। उस शमशानी सन्नाटे में टायरों के रगड़ने जैसी तेज आवाज आई। कार सड़क के किनारे रुक गई और टायरों से सफेद धुआं निकल रहा था। इस अचानक हुई घटना से कार में बैठे सभी लोग डर गए। डर से घबराई हुई सबकी आंखें विंडशील्ड पर टिकी थी, जिस पर एक काला कौवा मरा हुआ गिरा था। कार के गति के कारण कौवे की खोपड़ी फट गई थी और अंदर से लाल खून बह रहा था। और ये वही कौवा था जो मील के पत्थर पर बैठा था। क्या आप सब ठीक हैं? ऋतिक ने सबकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि हम ठीक हैं। ऋतिक गाड़ी से उतरा। उनके साथ उनके पिता चंपक चाचा, पत्नी राजनंदा और पुत्र रांडूनाथ भी उतरे। ये कौवा इतनी देर रात को हमारी कार के पास आकर मर गया। ये तो दुर्भाग्य है ऋतिक, राजनंदा ने भयभीत स्वर में कहा। राजनंदा चुप रहो, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ऋतिक ने कहा। बहू सही कह रही है ऋतिक, इतनी देर रात गए कौवे को मरते देखना अशुभ है। आगे चलकर हमारे साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। उस कौवे की मौत एक चेतावनी है, चंपक चाचा ने बताते हुए कहा। लेकिन ऋतिक ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। बस करो पापा, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही ऋतिक ने ये कहा, उसने सड़क किनारे से एक छड़ी उठाई और खून से सने मृत कौवे को विंडशील्ड से दूर फेंक दिया। चलो कार में बैठो, हमें अभी बहुत दूर जाना है, ऋतिक ने कहा। सभी लोग वापस कार में बैठ गए, लेकिन राजनंदा और चंपक चाचा दोनों डरे हुए थे। उन्हें मन ही मन लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। 10 से 15 मिनट के बाद ऋतिक ने राजमार्ग के बाईं ओर एक सड़क देखी। सड़क के किनारे जमीन में गड़ा एक सफेद बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था रायगढ़ शॉर्टकट। उसी सड़क पर एक तख्त के नीचे एक भिखारी खड़ा था। उसके बदन पर फटी बनियानी थी, नीचे फटी निक्कर, बाल बढ़े हुए थे, चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। उस भिखारी को देखकर कोई भी कहता, अरे ये तो IIT बाबा है। ऋतिक ने भिखारी के पास कार रोक दी। क्या भाई, ये सड़क कहाँ जाती है? ऋतिक ने भिखारी से पूछा। इस पर भिखारी ने अपनी लाल आंखें बड़ी कर ली और बाज की तरह मुस्कुराते हुए बोला, ये सड़क आपको वहां ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। उस भिखारी ने गूढ़ स्वर में कहा। अच्छा, पर कहाँ? ऋतिक ने फिर से पूछा। ये सुनकर भिखारी की मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीर अभिव्यक्ति फैल गई और उसने गंभीर स्वर में कहा, मौत। उस भिखारी की ये बातें सुनकर
कार में बैठे राजनंदा और चंपक चाचा दोनों ही डर गए। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई। मजाक कर रहा हूँ सेठ जी, ये सड़क आपको रायगढ़ ले जाएगी। आइए, मुझे देसी शराब पीने के लिए 50 रुपए दीजिए। भिखारी की बात सुनकर ऋतिक और रांडूनाथ दोनों हंस पड़े। ये तो बहुत बढ़िया मजाक है। ये कहते हुए ऋतिक ने अपनी जेब से भिखारी को 100 रुपए का नोट दे दिया। जाओ ऐश करो, ऋतिक ने कहा। उसी भिखारी ने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकाला और ऋतिक को दे दिया। मेरा भीख मांगने में नियम है, मैं जितना मांगता हूँ उतना ही लेता हूँ। भिखारी पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और कार स्टार्ट की और लाल टेल लाइट दिखाई दी और कार साइलेंसर से काला धुआं छोड़ते हुए चली गई। भिखारी अभी भी उस शॉर्टकट सड़क पर खड़ा था, लेकिन उसका रूप पहले से अलग दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जैसे कि उनमें खून भर गया हो। उसका चेहरा लाश की तरह सफेद हो गया था। उसकी नाक किसी चुड़ैल की तरह बड़ी हो गई थी। मैंने उनसे 50 रुपए लेकर मौत का टिकट खरीद लिया। चकवा हूं मैं। वो भिखारी एक धोखेबाज छलावा भूत था। उसने ऋतिक की फैमिली को अपने जाल में फंसा लिया था। अब मौत का खेल शुरू होने वाला था। अचानक भिखारी का शरीर सफेद राख में बदल गया और 50 रुपए का नोट हवा में गोल गोल घूमता हुआ जमीन पर गिर गया और उस नोट के आगे कोई रास्ता या शॉर्टकट नजर नहीं आ रहा था। हाईवे पर ऋतिक की कार तेजी से दौड़ रही थी। ऋतिक, मुझे वो भिखारी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, राजनंदा ने कहा। राजनंदा? अरे वो भिखारी है, अंबानी नहीं। उसके कपड़े और पहनावे वैसे ही होते हैं, उसमें ऐसा क्या है जो डर लगे? ऋतिक ने कहा। पिछली सीट पर बैठे रांडूनाथ अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब ऐप पर स्कैरी क्रोकोडाइल हॉरर एनिमेशन चैनल पर मौत का छलावा नामक वीडियो देख रहा था। दादाजी, ये छलावा क्या होता है? रांडूनाथ ने अपने दादाजी से पूछा। तभी चंपक चाचा ने कहा, छलावा एक चाल होता है रंडू, इसे चकवा भी कहते हैं। एक भयानक भूत होता है। ये रात में जंगल और राजमार्गों पर घूमता है। यह अपने शिकार को धोखा देता है और जब इसका मन भर जाता है तो वो चकवा है छलावा अपने शिकार को बेरहमी से मार देता है। अपने दादाजी के मुंह से ये भयानक खबर सुनकर रंडू थोड़ा डर गया। कार उस काले राजमार्ग पर तेजी से चल रही थी। उसकी पीली हेडलाइटें रास्ता दिखा रही थी। ऋतिक ड्राइवर की सीट पर बैठा था। फिर उसकी नजर सड़क के किनारे थोड़ी दूर चली गई। वहां एक चाय की दुकान थी। दुकान पर 70 वर्षीय चाय विक्रेता था। गैस पर रखा गया कप में चाय उबल रही थी। नल के नीचे काले अक्षरों में दुकान का नाम लिखा था, डॉली चाय वाला। एक बार पी लोगे तो वापस नहीं आओगे। कार चाय की दुकान के पास से गुजरी। थोड़ी देर बाद ऋतिक को एक चाय की दुकान दिखी। दुकान पर एक अधेड़ उम्र का 45 वर्षीय चाय विक्रेता गैस चूल्हे पर रखे बर्तन में चाय हिला रहा था। स्टॉल के नीचे काले अक्षरों में स्टॉल का नाम लिखा था, डॉली चाय वाला। एक बार पी लोगे तो वापस नहीं आओगे। ऋतिक ने एक बार फिर से चाय की दुकान को नजरअंदाज कर दिया और कार तेजी से वहां से निकल गई। ठीक वैसे ही 10 मिनट बाद एक बार फिर ऋतिक ने फिर से वही दुकान देखी, लेकिन अब एक 20 वर्षीय गोरी रूसी लड़की उस दुकान पर चाय हिला रही थी और स्टॉल के नीचे नाम है, रूसियन चाय वाले का स्पेशल चाय। हे भगवान, रूसी चाय? लेकिन 6000 रुपए की ये चाय कौन पिएगा भाई? ऋतिक ने खुद से कहा और कार उस चाय की दुकान के पास से भी गुजरी और आगे बढ़ गई। और जैसे ही गाड़ी आगे चली गई, वो दुकान जो छलावा का भ्रम था वो सफेद धुआं उड़ाते हुए गायब हो गया। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। पीछे से रांडूनाथ की भूखी आवाज आई। ऋतिक, मुझे भी भूख लगी है, राजनंदा ने कहा। इन दोनों की बात सुनकर ऋतिक ने आगे रुकने के लिए कोई ढाबा या होटल तलाशना शुरू कर दिया।
5-10 मिनट बीत चुके थे। सड़क बहुत शांत थी। वहां ऋतिक की कार के अलावा कोई नहीं था। तभी ऋतिक को सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दी। ढाबे का नाम था जियो ढाबा, जितना चाहो खाओ। झोपड़ी के बाहर 5-6 बिस्तर लगे थे जिन पर लोग बैठकर खाना खा रहे थे। ऋतिक ने शेड के पास कार रोकी। उसका परिवार कार से बाहर निकल आया। वो ढाबे पर आया और एक बिस्तर पर बैठ गया। एक वेटर ऑर्डर लेने आया। क्या चाहिए सर? वेटर ने अपनी गहरी ठंडी आवाज में कहा। ऋतिक ने 4 पूरी भाजी का ऑर्डर दिया और वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। बेटा, मैं अभी आया। चंपक चाचा ने एक उंगली से इशारा करते हुए कहा और बिस्तर से उठकर ढाबे के पीछे बने वॉशरूम में आ गए। वॉशरूम का एक छोटा कमरा था। सफेद दीवारें थी। वॉशरूम के लिए एक कमरा था। दीवार पर एक पीला बल्ब जल रहा था और उसके नीचे एक आईना लगा हुआ था। फ्रेश होने के बाद चंपक चाचा ने नल के पानी में अपने हाथ धोए, झुककर अपना चेहरा धोया और फिर सीधा खड़े हो गए। तभी उनकी कमर चमक से भर गई। हे राम! चंपक चाचा के मुंह से पीड़ा के साथ भगवान का नाम निकला और उसके बाद जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। शौचालय का पूरा दृश्य एक पल में बदल गया। नल टूट कर गिर गया। सामने लगा सुंदर दर्पण टूट कर बिखर गया। सफेद दीवारें बदरंग हो गई, मानो उस पर काली फफूंद लग गई हो और वो पीला बल्ब चटकने लगा। हे श्री राम! हे भगवान! क्या भ्रम है? क्या ये किसी प्रकार का धोखा छलावा है? हे भगवान, यदि कौवे की मृत्यु खतरे का संकेत है तो मुझे अभी जाकर सबको सावधान कर देना चाहिए। चंपक चाचा जल्दी से शौचालय से बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने बाहर का दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें भय से फैल गई। उनके अंग कांपने लगे। कभी छत जो पहले बिल्कुल नई और रोशनी से सजी हुई दिखाई देती थी, अब एक जीर्ण शीर्ण पुराने खंडहर की तरह दिख रही थी। छत ढह गई थी। ढाबे के बाहर रखी खाट टूटी हुई थी। उसी टूटे हुए बिस्तर पर ऋतिक, राजनंदा और चंपक चाचा का पोता रांडूनाथ बैठा था। चंपक चाचा जल्दी से अपने परिवार के पास आए। बच्चों, जल्दी यहाँ से उठो। यहाँ बहुत खतरा है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। चंपक चाचा ने जल्दी से कहा। ऋतिक, राजनंदा और रांडूनाथ सभी ने उन्हें अविश्वास देखा। बाबा, आप क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, यहाँ खाने के लिए इतने सारे लोग हैं। ढाबे पर लाइट जल रही है और आप क्या कह रहे हैं? ऋतिक ने कहा। ऋतिक, राजनंदा और रंडू तीनों उस भ्रम से धोखा खा गए थे। उन तीनों को झोपड़ी एकदम नई लग रही थी और जो आत्माएं मर चुकी थी और उस भ्रम में फंस गई थी, वो बिस्तरों पर बैठी और खाना खा रही थी। लेकिन चंपक चाचा को उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें केवल टूटी हुई छत, क्षतिग्रस्त बिस्तर ही दिखाई दिया। यह सब धोखे हैं, भ्रम है। बच्चों, आप सब एक काम करो, श्री राम जी का नाम लो तो वो धोखे का भ्रम जाल टूट जाएगा और आप सबको हकीकत दिख जाएगी। चंपक चाचा के शब्दों पर सभी ने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और एक स्वर में भगवान श्री राम का नाम लिया। जय श्री राम। धीरे धीरे एक एक करके सभी ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, सभी के जबड़े खुले रह गए। उनकी आंखें गेंदों जितनी बड़ी हो गईं। 2 सेकंड में उनके आसपास का पूरा दृश्य बदल गया। ढाबा बहुत पुराना और बेकार लग रहा था। उस झोपड़ी की रोशनी गायब हो गई थी। झोपड़ी के बाहर रखी खाटें टूट गई थी। उसके आसपास के लोग अचानक गायब हो गए थे। अब उस ढाबे पर केवल भी 4 लोग ही मौजूद थे। हे भगवान, ये तो भयानक है, ऋतिक ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। छोटा रांडूनाथ डर गया और अपनी मां की गोद में जा गिरा। तभी ढाबे पर से वही वेटर दूर से उन दोनों की ओर आते दिखाई देने लगा। वेटर के हाथ में एक ट्रे थी, उस पर एक गोल प्लेट रखी थी। वेटर के सिर के बाल अब सफेद हो चुके थे, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसमें काले धब्बे थे। वो भूत की तरह चलता हुआ
इन चारों के पास आया। उसने ट्रे सबके सामने रख दी। ए लो, खाओ। वेटर जोर से चिल्लाया। राजनंदा ने ट्रे से गोल प्लेट उठाई और जैसे ही उसने प्लेट उठाई, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो जोर से चिल्लाई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ट्रे के अंदर एक महिला का कटा हुआ सिर था। सिर से लाल खून बह रहा था और उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। रूसी व्यंजन, रूसी पकवान खा लो। वो भयानक भूत जोर जोर से हंसने लगा और वहां से गायब हो गया। वो दृश्य देखकर सभी के चेहरे भय से सफेद हो गए। राजनंदा, पापा, जल्दी से यहां से निकलें। सभी लोग कार की ओर दौड़े। कार में बैठे और कार स्टार्ट की। 2 गियर डालकर कार को हाईवे पर डाल दिया। जो घटना घटी थी उससे सभी की छाती धड़क रही थी। कार सड़क पर तूफान से भी तेज गति से दौड़ रही थी। तभी इन चारों ने सड़क के किनारे पड़े भिखारी को देखा। उसका चेहरा काला और नीला था। उसकी आंखों की लाल पुतलियां उन चारों को देख रही थी। रुको, मुझे ले चलो, मुझे भी अंदर लो। ऐसा कहकर वो छलावा भूत उन चारों के पीछे भागने लगा। राजनंदा ने कार के साइड मिरर से पीछे देखा और कहा, गाड़ी तेज चलाओ ऋतिक, वो पीछे से आ रहा है। कार सड़क पर थी। वो भाग रही थी लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो छलावा कार के पीछे भाग रहा था, चुपके से इधर उधर घूम रहा था। वो कभी झाड़ियों में दिखता तो कभी गाड़ी के पास। वो हंसते हुए इशारे करते हुए इधर उधर दौड़ रहा था। देख, हमें धोखा दिया गया है। उस छलावे ने हमें पकड़ लिया है। अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। पिछली सीट से चंपक चाचा बोले। पर कोई तो समाधान होगा पिताजी। राजनंदा ने तुरंत कहा। तभी ऋतिक को याद आया। कुछ समय पहले रंडू यूट्यूब पर स्कैरी क्रोकोडाइल चैनल पर छलावा एनिमेशन वीडियो देख रहा था। ओह बेटा, उस वीडियो को देखो, शायद इसमें छलावे से बचने का कोई उपाय हो, ऋतिक ने कहा। रंडू ने यूट्यूब पर सेव किया हुआ वो वीडियो फिर से देखा और कहा, चालबाज छलावा भूत अपने शिकार को धोखा देकर अपनी कोई चीज उन्हें दे देता है या शिकारी उसे अनजाने में अपने पास रख लेता है। अगर आप उस चीज को जला देते हैं तो चालबाज छलावा भूत आपको छोड़ देता है। रंडू की बात सुनकर ऋतिक राव को उस भिखारी का दिया हुआ 50 रुपए का नोट याद आ गया। ऋतिक ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और वो 50 रुपए का नोट निकाला तथा उसे लाइटर से जलाया और साइड की खिड़की से बाहर फेंक दिया। नहीं! छलावा जोर से चिल्लाया। उसका शरीर मौके पर ही जलने लगा और राख में बदल गया। जैसे ही छलावा का अंत हुआ, ऋतिक को फिर से वही सड़क दिखाई दी जो उससे 50 मीटर दूर राजमार्ग की ओर जा रही थी। ऋतिक ने जल्दी से कार को घुमावदार सड़क से हटाकर राजमार्ग पर ला दिया और उन चारों ने हाईवे पर कार रोकी और एक साथ पीछे देखा। तभी उन्हें अपने पीछे कोई सड़क नहीं दिखी। उनके पीछे केवल जंगल के पेड़ और झाड़ियां ही दिख रही थी।